हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं बाकी की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि अंतिम दिन रह गए हैं और सीरीज़ भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कल हमारे 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 131 से, और आज कुछ हम नए तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। कहता है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस मैप का सहारा लेंगे। ठीक है। तो बताना है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, तो देखते हैं गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। देखो, गुजरात आपका ये हो गया। ठीक, अब गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से होगा। देखो, राजस्थान हो गया आपका, इसी से जुड़ा हुआ आपका मध्य प्रदेश हो गया और आपका इसी से जुड़ा हुआ आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो यही पास में है इसके, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, खुद रिटन करता था हाथों से। अब क्या है, आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैप का सहारा लिया है तो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। राजस्थान था, महाराष्ट्र था, मध्य प्रदेश था। ठीक है, कर्नाटक नहीं होगा, है ना, बिहार नहीं होगा और इधर कर्नाटक नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की ओर, और ये कूट से संबंधित हमारा क्वेश्चन। कहता है कि कक्ष में एक शिक्षक उभयचरों में विषय के जानकारी देते हुए, यानी कि एक टीचर है जो क्या कर रहा है कि उभयचर जो होते हैं उनके विषय में जानकारी दे रहा है। कह रहा है कि निम्न तथ्य लिखता है। कहता है क्या क्या लिखता है, वो इन्होंने ये दे रखे हैं। ठीक है, ये सब दे रखे हैं, ये है। ठीक, कहता है ये प्रायः शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। इनकी लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये प्रायः अंडे देते हैं। इनकी त्वचा श्लेष्मीय तथा श्वसन में सहायक होती है। ठीक है, तो कहता है कि शिक्षक द्वारा दी गई जानकारियों में उभयचरों के विषय में सही कथन कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, देखो, उभयचर आपको पता ही है कौन से होते हैं, यानी कि जो स्थल पर भी रह सकते हैं और है ना, और जल में भी प्लस जल में भी, इसी को तो उभयचर बोलते हैं, ये सभी को पता होगा। ठीक, जैसे कि सांप हो गया आपका, क्या क्या हो गया, जैसे कि सांप हो गया, है ना, मेंढक हो गया, है ना, और आपका मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, ये सब क्या होते हैं, उभयचर होते हैं, है ना। ये सभी प्राणी शीत रुधिर यानी कि कोल्ड ब्लड वाले होते हैं तथा प्रायः अंडे देते हैं। अब अंडे कौन से देते हैं और बच्चे कौन से देते हैं, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, देखो, अंडे कौन से देते हैं और बच्चे कौन से देते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, लिख देता हूँ मैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, शरीर पर बाल, ठीक है, और कान बाहर होते हैं, कान बाहर होते हैं। ठीक है, कान बाहर होते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जिनके कान हमें नहीं दिखते हैं या नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, जिनके कान हमें नहीं नज़र आते हैं यानी कि बाहर की ओर नहीं दिखते हैं, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। फिलहाल मैंने क्या क्या बताया आपको, तो फिलहाल ये अंडे देते हैं। इनकी लाल रुधिर कणिकाओं जैसे कि आरबीसीज में केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया। ये अंडे देते हैं, ये शीत रुधिर वाले होते हैं, और इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसीज यानी कि केंद्रक भी पाया जाता है, तथा इनकी त्वचा श्लेष्मीय तथा श्वसन में सहायक होती है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। यानी कि हम क्या लगाएंगे, ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 133 की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि नीचे दिए आरेख में कौन सा अक्षर जल की सभी अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
कहता है ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। ठीक है, देखो अगर मैं सी को लेता हूँ, अगर मैं सी को लेता हूँ तो ये गैस तो आ रहा है, गैस को भी इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर और द्रव को भी कर रहा है, लेकिन किसको नहीं कर रहा है, ठोस को नहीं कर रहा है, क्योंकि ठोस का ये वाला एरिया यहाँ से होकर जा रहा है। ठीक, अब आ जाओ आगे। अगर मैं बी को लेता हूँ तब भी वही पोर्शन होगा, ये इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, द्रव नहीं आ रहा है। ठीक, ये भी हो गया। अगर मैं ए को लेता हूँ तब भी नहीं आएगा। अगर मैं डी को लूँ तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। कैसे इंक्लूड हो जाएंगी, देखो ये वाला पोर्शन भी इसमें आ गया, ये वाला भी आ गया और गैस वाला भी आ गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तीनों अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की ओर। क्वेश्चन कहता है कि गरिमा सजीव, निर्जीव तथा मृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है। कौन कौन सा, सजीव हो गया, निर्जीव हो गया तथा मृत हो गया। ठीक, सजीव यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है, लिविंग और लिविंग थिंग्स से बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता यानी कि निर्जीव। ठीक है, मृत यानी कि जो मृदा हो गए हैं, यानी कि जो मर चुके हैं। ठीक है, जो मृत हो गए हैं। ठीक है, इसकी अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है तथा उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम भी लिखती है। जैसे वो लिखती है तितली, वृक्ष, पैरामीशियम, बालू। दूसरे में लिखती है मोमबत्ती, जाग, कार, क्रिस्टल। तीसरे में वो लिखती है लकड़ी के लट्ठे, अरहर की दाल, चमड़े का टुकड़ा, स्नान स्पंज। फिर कहता है कि दिए गए चार्ट संबंधित हैं, ये नीचे दे रखे हैं उसने ऑप्शन आपके। ठीक है, तो आपको बताना है। तो पहले मैं आपको बता दूं सजीव किसे कहते हैं। सजीव यानी जिसमें कि जीवन पाया जाता है, जैसे कि जो सांस ले सकता है, खाता है तथा उत्पादन करता है, जैसे कि तितली हो गया, वृक्ष हो गया, भालू हो गया, पैरामीशियम तथा मनुष्य हो गए। यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन ये वाला हो गया। ये क्या होते हैं, आपके सजीव होते हैं। क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक, उसके बाद आपके हो गए निर्जीव। निर्जीव कौन से होते हैं, निर्जीव अर्थात जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, वे ना खाता है ना सांस लेता है, जैसे कि मोमबत्ती हो गया, जग हो गया, कार हो गया, क्रिस्टल हो गया, है ना, मृत हो गया, मरी हुई, है ना, वस्तुएं, लकड़ी के लट्ठे, है ना, बांस, ये सब, सॉरी वो अलग हो गया, कार तक हो गया आपका। ठीक, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हो गया आपका निर्जीव का। अब आ जाओ किसमें, मृत वाले में। मृत क्या होते हैं, मृत यानी कि मरी हुई, मैंने अभी बताया था ना आपको, यानी कि मरी हुई, जैसे कि वस्तुएं, लकड़ी के लट्ठे, मांस का टुकड़ा, चमड़े का टुकड़ा। तो ये वाला क्या आ गया आपका, मृत में आ गया। तो ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पे आएगा, सजीव, निर्जीव और मृत। ठीक है, सजीव, निर्जीव और मृत, ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। कहता है कि एक शिक्षक कक्षा में गुणवत्ता के आधार पर कोयले के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। कहता है एंथ्रासाइट, कार्बन की मात्रा इसमें कितनी होती है, 90% होती है। बिटुमिनस, कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। लिग्नाइट, कार्बन की मात्रा 60 से 70% तक होती है तथा पिट, कार्बन की मात्रा 60% से कम होती है। कहता है कि दर्शाए गए कोयले के प्रकारों के आधार पर वह एक शिक्षार्थी से, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। क्या है, शिक्षार्थी से पूछता है। ठीक है, पूछता है कि सबसे कम ऊष्मा कौन देगा। कहता है लिग्नाइट देगा, पिट देगा, एंथ्रासाइट देगा या बिटुमिनस देगा। देखो कोयले के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिए आप लोग अच्छे से। देखो कोयला जो होता है एक जीवाश्म ईंधन होता है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है वे अधिक ऊष्मा देता है, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा कम होती है वो ऊर्जा कम देता है। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ आप लोगों के लिए। कार्बन अगर ज़्यादा होगा तो ऊष्मा भी ज़्यादा होगी, और अगर कार्बन आपका कम होगा तो ऊष्मा भी आपकी कम होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक, और जैसे कि पिट कोयला हो गया, पिट प्रकार के जो कोयले होते हैं, प्रकारों में पिट प्रकार के कोयले में कौन कौन से प्रकार आ जाते हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट आ गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, की तुलना में कार्बन की मात्रा 60% से कम होती है, अतः ये सबसे कम ऊष्मा देता है। ठीक है, तो सबसे कम ऊष्मा कौन सा देगा, आपका पिट देगा। ठीक, अब हमने पिट क्यों लिया, जबकि मैंने बताया बिटुमिनस भी होगा, एंथ्रासाइट, क्योंकि ये दोनों इसी के अंदर इंक्लूड है। लिग्नाइट क्यों नहीं होगा,
सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पिट वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें हमसे सबसे ज़्यादा है तो ये तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा देगा। तो पिट में 60% से कम होती है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा इन तीनों की इस एक की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी, जिसमें कम कार्बन होगा उसमें कम ऊर्जा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आप अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी से कहते हैं कि वह जल की अवधारणा को स्पष्ट करें। किसकी? जल की अवधारणा को वो स्पष्ट करें। वह शिक्षार्थी निम्न 4 बिंदुओं लिखता है। वो बच्चा क्या क्या लिखता है? 4 बिंदु। पहला पॉइंट लिखता है वो कि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र या अणुसूत्र H2O होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट वो लिखता है कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव है। तीसरा पॉइंट वो लिखता है कि जल का अधिकतम घनत्व 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट वो लिखता है कि पृथ्वी पर लगभग 75% भाग जल से घिरा है। उपरोक्त के आधार पर कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखो कुछ चीज़ें तो आपकी क्वेश्चन में आपकी क्लियर हो गई हैं, जैसे कि बोला क्वेश्चन में कि रासायनिक गुण के अंतर्गत जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। दूसरा पॉइंट ये था कि शुद्ध जल कैसा होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन तथा पारदर्शक होता है। तो ये वाले ऑप्शन तो आपके दोनों ठीक हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट वो लिखता है बच्चा कि जल का अधिकतम घनत्व 6 डिग्री नहीं होता है बेटा, कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा पॉइंट उसने लिखा है कि पृथ्वी पर लगभग 75% भाग जल से घिरा हुआ है। तो बेटा 75% नहीं है, कितना है? 71% है। तो 2 ऑप्शन आपके कट गए, यानी कि जिस ऑप्शन में तीसरा चौथा पॉइंट होगा वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ये देखो, ये और ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला और दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, ठीक है। ऑप्शन थोड़े मिसप्रिंट हैं इसमें, 2, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं, फिलहाल 1, 2, 3, 4 होंगे। ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना अच्छा है। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, ठीक है। देखो आंसर आपको खुद ही से मिल गया होगा, क्योंकि एनसीएफ की जो नियम है वो आपको याद होंगे। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के बच्चों को अनुभवों को किससे? बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसके अंतर्गत विद्यालय तथा बच्चों के आसपास का वातावरण, पर्यावरण जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, मृदा, नदी, जल, हवा का बाहरी दुनिया जैसे दूसरी जगह के पर्वत हो गए, इन सब का संबंध बताया जाता है। फिलहाल हमें बच्चों को बाहरी जीवन से और उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बिना देरी से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कह रहा है द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, बच्चों द्वारा होगा, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने में, अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। कहता है को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। यह कहता है कि कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। देखो पहला ही ऑप्शन कहता है कि द्वारा पूछे गए, यानी कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने। बिल्कुल उनके क्वेश्चनों को और उनको वरीयता देना है, ना कि हमें उनको क्या करना है, उनको लताड़ना नहीं है, मतलब है ना। अवलोकनों को दर्ज करना है तथा उनका विश्लेषण भी करना है। सबसे अच्छा ऑप्शन आपको यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। कहता है एनसीएफ से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। कहता है कि कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? कहता है कि अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना, अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना और सीखना। तीसरा कहता है कि आधारभूत सिद्धांतों और शब्दों की सही परिभाषाओं को याद करना और विद्यार्थियों को अगले स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करना। देखो ये वाला ऑप्शन तो आपका वैसे कट गया, क्योंकि परिभाषाओं को याद करना है, ठीक है। विद्यार्थियों को अगले स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करना, अगले स्तर के लिए नहीं तैयार करना है, हमें नॉलेज के लिए उनको क्या देना है, उनका शिक्षण करना। कह रहा है अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना और सीखना हो सकता है अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पहला वाला देखिए, अवलोकन करना, मापन और भविष्यवाणी के कौशलों का विकास करना। बिल्कुल, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में अवलोकन करना
उपकल्पना का निर्माण करने जैसे कि अनुमान लगाना, प्रयोग करने, वर्गीकरण करने, मापन आदि के कौशलों का विकास करने का सुझाव दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सीरीज़ आपको कैसी लगी आज की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वो हमारे साथ हमेशा अपडेट रहें, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। और PDF को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। कहता है कि कक्ष में शिक्षार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट कराते समय शिक्षक को चाहिए कि वे क्या करें। कहता है कि मकान, भवन, रेल मार्ग, उद्योग आदि की जानकारी शिक्षार्थी को दें। मानव की मानसिक एवं शारीरिक योग्यता और संख्या की जानकारी शिक्षार्थी को दें। जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी शिक्षार्थी को दें, या पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार जानकारी शिक्षार्थी को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कक्ष में शिक्षार्थियों को प्राकृतिक हमें संसाधन की अवधारणा सिखाना है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो, पृथ्वी पर प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल होती हैं चीज़ें, रूप में पाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं जिनका उपयोग संभव है, जैसे कि भूमि जल हो गया, वनस्पति हो गया, तथा खनिज पदार्थ। अतः शिक्षक को कक्षा में प्राकृतिक संसाधन बताते समय इन वस्तुओं के बारे में अवश्य बताना चाहिए। तो ये कौन कौन सी होंगी आपकी, जैसे कि जल हो गया, वनस्पति हो गई, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।